सो हेलो, गुड इवनिंग। और अब मैं ज़रा आप लोगों से बात कर लूँ। और लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह सारा कवर करने के बाद अब हमारा जो टॉपिक आता है फेज़र डायग्राम की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि बिकॉज फेज़र डायग्राम के बाद ही मैं आपको एफिशिएंसी कराऊंगा। ऑल तो हम लोग एफिशिएंसी समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी बात ना करके अभी हम बात करते हैं फेज़र डायग्राम की, राइट। सो टॉपिक विल बी आवर फेज़र डायग्राम ऑफ transformer from no load to full load। नो लोड से फुल लोड के बारे में हम यहाँ तक हम जाएंगे, नो लोड से लेकर फुल लोड तक। फाइन, आइए तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे अपने इक्विवेलेंट सर्किट को, बिकॉज जहाँ से मूवमेंट हमारी स्टार्ट होगी दैट विल बी ओनली फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। सो दिस इज आई पी एंड आर पी जे टाइम्स एक्स पी, दिस इज आर सी J times XM, XS, RS, V2, and this is your load। ये आपका लोड है, राइट। यहां तक आपको लोड मिल गया। यहां तक IP and this we say I naught, no load current, and this we say secondary current, this we say primary rated primary induced voltage, this we said EP, this we say rated secondary induced voltage, जो कि हमको नेम प्लेट रेटिंग में मिलता है। this is core loss component of current, no load current, and this is magnetizing component of current, no load current। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इतनी ही सारी बातों को हम लेकर चलेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दूंगा मैं ट्रांसफार्मर की। और फेजर डायग्राम मतलब इट विल बी इन अ सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म। एक एक आपको ऐड कराऊंगा, आपको एक एक चीजें थोड़ी आपको धीरे धीरे ऐड कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से चीजें कंपाइल होकर आती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम यहां पर केवीएल लिखना चाहें, दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव नेगेटिव। ये अगर हम यहां पर केवीएल और केसीएल यूज कर लें तो हम क्या लिखेंगे? V1 इज इक्वल टू EP, दिस इज फेजर सम नॉट अर्थमेटिक सम, माइंड इट, प्लस IP RP एंड प्लस IP J टाइम्स XP। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इनकी बात हम कर लें जरा सा। अगर हम कैसे लिखें तो I नॉट के दो कंपोनेंट होंगे एंड वन विल बी IC एंड सेकेंड विल बी IM, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहां की बात करें, सो दिस इज ES इज इक्वल टू V2। अब इस वाले पोर्शन पे हम केवीएल यूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे माइनस ES यहां से इस तरीके से। सो ES विल बी इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 ना लेकर हम RS लिखेंगे एंड J टाइम्स IS XS, इक्वेशन नंबर 3। और अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज भी लेना हो तो V2 इज इक्वल टू लिखेंगे IS इंटू Z लोड, यानी कि लोड इंपेडेंस। फाइन, ये हमारे 4 इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से आपको फेजर डायग्राम चाहे नो लोड हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे किसी भी लोड पर हो, हम कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं चारों इक्वेशन से सबसे पहला पॉइंट हम चलते हैं एंड दैट इज
transformer on no load. This is the this is the diagram for transformer full load. ये full load के लिए कंडीशन है. हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड. अगर हम यहां पर बात करें ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड की, तो हमारे को ये एक्सप्रेशन मिलेगा. फाइन. सो ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड. अगर हम नो लोड की बात करेंगे तो यहां पर हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट awaited topic and phasor diagram. This is phasor diagram. So day by day we have come to the point, and this is transformer, and I am making promise, one promise I would like to make that this is going to be the easiest way, the easiest explanation for plotting phasor diagram. इससे आसान नहीं हो सकता. This is the one of the easiest way. और एक एक चीज़ आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, the same I am going to use, and everywhere there will be a certain logic and there will be a certain reason to draw any phasor diagram or draw any phasor. So for every phasor you will get a clear cut explanation, and I am damn sure this lecture is going to be an easiest way to explain the phasor diagram. Okay, so now we start with the phasor diagram at no load. Phasor diagram at no load. First, phasor diagram at no load. यहाँ पर भी एक और आपको आसान हम प्रोवाइड करेंगे, that neglecting primary winding impedance, leakage impedance. This is a part, leakage impedance. ठीक है, हम प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज इंपीडेंस को नेग्लेक्ट करते हैं. फाइन. नाउ आइए अब जरा देखें हम यहाँ पर. दिस इज योर V1, दिस इज योर IP. नेग्लेक्ट कर दिया हमने इसको, तो ये हमारा अब क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर आपके पास RC बचेगा और यहाँ पर XM बचेगा, JXM, and this IP will be equal to I0, और ये आपका नो लोड प्लस माइनस V2, and this IS is equal to 0. This is at no load. अब मैं आपको इक्वेशन से समझा दूँ. आपका पहला इक्वेशन था V1 was equal to EP plus I1 R1 plus J times I1 X1. पहला इक्वेशन था आपका. जब आपने इसको नेग्लेक्ट किया, अब यहाँ पर क्या है, सेम ब्रांच की करंट फ्लो होगी, सेम करंट आपकी फ्लो होगी. दिस इज IM और ये आपका EP, एंड दिस इज योर ES. प्लस माइनस. यहाँ पर आपने कहा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंपीडेंस को, यानी कि R1 प्लस JX1 को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं. शायद आपने RP प्लस JXP लिया है, तो आप RP प्लस JXP ही लो. आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, एंड दिस इज IP एंड दिस इज योर IP. ये आपका IP प्राइमरी करंट है. ठीक है, आपने जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया. सो V1 किसके बराबर आ जाएगा, EP के बराबर आ जाएगा पहला. यानी कि V1 और EP के बीच में कुछ भी नहीं होगा. फाइन. ये आपका पूरा का पूरा टर्म 0. सेकेंड आइए, ये I0 है. दिस I0 इज डिवाइडेड इनटू IC प्लस IM. ये आपका होगा. दिस इज कोर लॉस कंपोनेंट एंड दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. शायद आप लोगों को मालूम हो कि I0 की जो रेंज होती है 2% टू 6% ऑफ रेटेड करंट होती है. याद रखिएगा हमेशा,
दिस थिंग टू रिमेंबर एवरी टाइम कि नो लोड करंट की जो वैल्यू होती है या एक्साइटिंग करंट की जो वैल्यू होती है दैट इज ओनली 2% to 6% ऑफ द 2% ऑफ द 6% ऑफ द रेटेड करंट। जो आपका रेटेड करंट होगी उसकी 2% या 6% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। याद रखिएगा इस बात को। दिस इज द डेटा, अक्सर पूछा जाता है। नाउ सेकेंडरी पर चलें। आपने लोड हटा दिया, आपने कहा कि एट नो लोड। तो जब आप एट नो लोड की बात करते हो तो आपका सेकेंडरी करंट क्या होगा, वो जीरो है। तो दिस करंट इज जीरो, ये करंट आपका जीरो है। तो अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, आपके सेकेंडरी साइड की वोल्टेज में क्या चेंजेस होंगे? ठीक। सो आई एस की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा टर्म आपका ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज आई एस की वैल्यू जीरो होगी। तो ई एस किसके बराबर आ जाएगा, वी एस के बराबर। 1 2 3 ये इक्वेशंस आपको मिलेंगे और इसी इक्वेशन से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। फाइन, बोलिए अगर यहां तक कोई डाउट हो। कोई डाउट नहीं हो सकती, अगर कभी डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। तो हमारे को क्या क्या प्लॉट करना है भाई, हमारे को ये प्लॉट करना है, हमारे को ये प्लॉट करना है और हमारे को ये प्लॉट करना है। फाइन, आइए अब क्या कीजिएगा आप, है ना, तो करेंगे क्या, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप लोगों को ये मालूम है कि आपने जो फ्लक्स लिया था दैट वाज 5m sin ओमेगा टी, और ये आपको चूँकि आपने जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ना शुरू किया था तो ये आपकी बेसिक फ्लक्स की क्वेश्चन थी, और यहाँ से आपने प्रूव किया था कि ES और EP दोनों ही इससे, इस फ्लक्स से ES एंड EP बोथ lagged by 90 डिग्री, बोथ लैग फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ये ऑलरेडी आप लोगों ने डिराइव किया हुआ है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया हुआ है। तो आप ज़रा सा प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, छान लीजिएगा, उस वहाँ मिल जाएगा आपको। बिकॉज अगर हम वहाँ से फिर से ये करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा हमारा होगा नहीं और हम फिर से वहीं उलझ के रह जाएंगे, हमारा टाइम खत्म होगा, है ना। तो आपको सिर्फ वीडियो पर जाना है, उसको क्लिक करना है और क्लिक करके उसको देख लेंगे। आइए, तो ये 90 डिग्री पर है, ठीक है भाई, ये आपका 90 डिग्री। और आपने ये कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो जो कॉज होगा उसी को अपोज करता है वो, है ना। कायदे से हमारा ये V और P दोनों की अपोजिट नेचर है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये V1 यहाँ पर आ जाएगा। एक और लॉजिक मैं देता हूँ इसकी। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि करंट, जो वाइंडिंग की करंट होती है, इंडक्टिव करंट में वोल्टेज लीड करता है और आपका करंट जो होता है वो लैग करता है 90 डिग्री से। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके आप ये कह सकते हैं कि दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट गई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमने ऑलरेडी इसी बेसिस पे स्टार्ट किया हुआ है कि हमारा आई पी जो है दैट विल बी इक्वल टू ये आई और फाई, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। यहीं से हमारे स्टार्ट हुआ था, उस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। तो अब ये सही इंडक्टिव है, तो इंडक्टेंस में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है हमारा लीड करता है, ठीक है, और करंट हमारा 90 डिग्री से लैग करता है। तो आप ये दे सकते हैं, दोनों लॉजिक आप दे सकते हैं, दोनों के बिहाफ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये अपोजिंग नेचर का होगा, इसको अपोज करेगा, और नहीं तो फिर इंडक्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लीजिए। तो हमारे को ये आपको मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ तक ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। आइए अब हम यहाँ की बात करते हैं। तो आई जो है आई नॉट वो हमारा फेजर, तो हम सबसे पहले हम आईसी को कैलकुलेट करें। सो अब ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट, सेम फेज में लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। फाइन, अच्छा जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों बराबर होंगे। तो आईसी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू ईपी
एंड दिस इज विल बी इक्वल टू V1। ये दोनों यहाँ के दोनों पैरेलल है, वोल्टेज बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू R, है ना। और ये हमारा ठीक है, ये दोनों वोल्टेज बराबर होंगे, और तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि IC इज इक्वल टू EP एंड डिवाइडेड बाई RC। और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में होंगे, दोनों ही सेम फेज में होंगे। क्या लिखेंगे आप, अब आप V और E, तो V1 यहाँ पर आ गया। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका एक फेजर इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पर माइनस, ये ऑब्वियस है, ये फेजर है, अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा ये, अगर डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो, और ऊपर लेकर जाइएगा तो इतनी मैग्नीट्यूड का हम एक V1 कलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा V1 है। ये आपका फेजर ऊपर भी जाता है, लेकिन ये हमने V1 ले लिया, V1 इक्वल टू। अब हमने कहा कि ये दोनों क्या है, सेम फेज में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि IC आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो V1 और IC क्या होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। आगे फाइन, ये आपका इंडक्टर है, ये आपका इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर की करंट 90 डिग्री से लैग करती है। आइए IM की बात कर रहे हैं हम, IM इज इक्वल टू EP, इसकी एंगल 0 डिग्री ले लीजिए आप, और या वोल्टेज इसकी एंगल 0 डिग्री ले लीजिए, V1 EP है ना। ये क्या है, ये JXM है, तो भाई मेरे दिस इज V1 बाई XM, और इसकी एंगल कितनी हो जाएगी, -90 डिग्री, क्योंकि JXM को आप क्या ले सकते हैं, JXM का मतलब क्या हुआ, दिस इज XM मैग्नीट्यूड हो गई, और ये इसकी 90 डिग्री एंगल होगी, और ये जो ऊपर जाएगा, इसका मतलब कि IM जो होगा वो V1 से 90 डिग्री पर लैग करेगा, IM जो होगा V1 से 90 डिग्री पर लैग करेगा, 90 डिग्री पर लैग करेगा, तो ये आपका IM आ गया। और वन थिंग कीप इन माइंड, ये IC की मैग्नीट्यूड छोटी होती है, और ये IM की मैग्नीट्यूड बड़ी होती है। जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ये IM आपका बड़ा होगा। दिस इज योर IC, ठीक है। IC की मैग्नीट्यूड छोटी है क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है, और ये आपकी बड़ी हो जाएगी IM। फाइन, सो वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम लेना है, तो फेजर सम लीजिएगा, तो ये आपको फेजर सम मिलेगा। ठीक है, XM और RC ये आपने यूज कर लिया, RC और XM दोनों, ये करंट कम होती है, ये करंट ज्यादा होती है, XM आपका छोटा होगा। अगर मैं उल्टा बोल गया हूं तो करेक्ट कर लीजिएगा, XM की वैल्यू छोटी होगी, IM ज्यादा हो जाएगा, RC की वैल्यू ज्यादा होगी, IC छोटा हो जाएगा। ये आ गया। ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल 90 नहीं होती है, ये एंगल होते हैं, दिस इज योर I0, और ये एंगल होती है हमारी φ0 के बराबर, जिसको हम कहते हैं नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, इसको बोलते हैं φ0 को। और इसकी जो वैल्यू आती है वो 75 से लेकर 85 डिग्री के रेंज में होती है। इतना मुझे एग्जैक्ट आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि हर ऑथर ने अलग अलग डेटा लिया हुआ है, लेकिन 75 से 85 तक होती है, 90 नहीं होती है ये, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा सा नीचे की तरफ, और आप नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, तो ये हमने वैल्यू ले ली 75 से लेकर 85 के बीच में। फाइन, ये आ गया आपका। अब आपको I0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि I0 की वैल्यू, अच्छा ये φ0 क्यों होगा, क्योंकि φ0 मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर के बारे में सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज ये और करंट ये, इन दोनों के बीच के एंगल पावर फैक्टर, ये ही डेफिनेशन परफेक्ट डेफिनेशन है। इसके अलावा सब मिथ्या है, सब भूल भुलैया है, लेकिन बेस्ट है पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस बात को याद रखिएगा। ये आपका φ0 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि रिजॉल्व कर दो इस फेजर को, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि IC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I cos φ0, और IM क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू IM sin φ0। यानी कि IM का मतलब ये इसका मतलब कि 90 माइनस φ0, ठीक है। सो आपको IM यहाँ से मिल जाएगा।
ठीक। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर कर दें तो आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट एंड प्लस साइन नॉट साइन स्क्वायर फाई नॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू आई सी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू? आप कहिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलिएगा कि नो लोड करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू आई सी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर। ठीक है, फाइन। फाइन यहाँ तक। अब एक और छोटी सी बात, अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि भाई बताओ यहाँ पर पावर कितना कंज्यूम होगा, तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम, क्या बताइएगा आप? यहाँ पर पावर कितना कंज्यूम होगा? माइंड इट, ये एक्सएम आपका कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, दिस इज कॉल्ड वॉटलेस कंपोनेंट। पावर सिर्फ और सिर्फ ये कंज्यूम करेगा। तो कैसे लिखिएगा? ठीक है, ये आपको बता देता हूं मैं, आप कैसे लिखेंगे इसको। ये मैं पूरा ही यहां से रब कर दे रहा हूं सब। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं पावर की। सो पावर सप्लाइड कितनी होगी? तो पावर सप्लाइड होगी V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट, वी आई कॉस फाई, और यही पावर आपकी कंज्यूम होती है। सो पावर कंज्यूम कितनी होगी? पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम सिर्फ एक ही जगह होगी, आई सी स्क्वायर आर वन। क्या लिया? आई सी लिया ना, आई सी स्क्वायर आर सी। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट विल बी इक्वल टू आई सी स्क्वायर आर सी। ठीक है, अगर आप वॉटमीटर लगाइएगा, अगर आप वॉटमीटर से आप रीड कीजिएगा, सो वॉटमीटर की जो रीडिंग होगी वो यही देगा आपको। ये अभी हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, लेकिन इतनी पावर होगी आपकी। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम की, और वो भी तब जब आपने प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंपेडेंस को नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब अगला पड़ाव आएगा कि अब आपसे कहा जाएगा कि नहीं भैया एक बार जरा इंक्लूड करके बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, आइए अब इसका हम बी पार्ट पे चलते हैं। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कहता है इसका बी पार्ट ये कहता है फेजर डायग्राम एट नो लोड with RP plus JXP लीकेज इम्पेडेंस, ये कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। सो अब हम चलते हैं इस पर RP प्लस JXP पर, यानी कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट आपकी क्लियर है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने की। आपको बेसिक सर्किट से क्लियर करके रखना है, दैट्स इट। सो दिस विल बी इक्वल टू EP, दिस इज ES प्लस माइनस, दिस इज V2, IS की वैल्यू 0, RC, IC, IM, I0।
नाउ करंट आपका इधर नहीं जाएगा, सो इस कंडीशन में क्या होगा, IP विल बी इक्वल टू I नॉट, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर इक्वेशन लिख दीजिए, V1 इज इक्वल टू EP प्लस I नॉट R1 RP एंड प्लस J I नॉट XP। इक्वेशन नंबर 2, IC इज इक्वल टू EP, अब ये आपका EP रहेगा, EP बाय RC एम्पियर एंड दिस इज IM EP बाय माइनस 90 डिग्री अपॉन XM एम्पियर। ये आपका IC और IM IP आएगा, राइट। सो नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस थिंग इनटू फेजर डायग्राम। अब हमको ये प्लॉट करना है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं मैं और उसको फिर यूज करूंगा मैं। सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं जो हमारा बेसिक है, दिस इज फाई, और ये हमारा ES और EP 90 डिग्री, या आप ये EP यहाँ भी लिख सकते हैं, ES यहाँ भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पर। ये जो भी प्रेजेंट एग्जांपल दिखा रहा है, दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। आइए अब क्या करेंगे आप, अब आपको पहले EP लेना है, तो एक यहाँ पर ऑब्वियस आपका वोल्टेज, इसको आप उल्टा लेकर आएंगे यहाँ से, ये माइनस EP यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का एक वोल्टेज यहाँ से लेकर आप कट कर लेंगे, कितने का, इतने का, माइनस लेंगे, इसको आप नाम दे देंगे V1 डैश, ठीक है। वो कितने का बराबर होगा, EP के बराबर का होगा, ये आपने ले लिया, फाइन। देखिए क्यों किया ऐसा, EP आ गया, IC क्या था, सो IC था आपका रेजिस्टेंस है, EP और IC दोनों सेम फेज में होंगे। IM कहाँ होगा, IM आपका यहाँ होगा, 90 डिग्री सेलेक्ट करेगा, किससे, EP से, तो EP से 90 डिग्री सेलेक्ट कर गया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा I नॉट होगा, I नॉट भी आपने लिख दिया, फाइन। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब अगर हम नो लोड पावर की बात करें, नो लोड पावर, तो RC के कंपैरिजन में आपको एक बात याद रखिएगा कि RC के कंपैरिजन में आपकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होती है वो छोटी होती है, इतना याद रखिएगा। उल्टा कर दिया, RC के कंपैरिजन में आपका R1 छोटा ही होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। सो नो लोड पावर जो हमारा वाटमीटर पढ़ेगा वो R1 को नहीं पढ़ेगा, ये पूरा का पूरा पढ़ेगा किसको, तो ये पढ़ता है P नॉट यानी कि नो लोड पावर इज इक्वल टू V1 I नॉट एंड cos phi नॉट, इसको पढ़ेगा, ठीक है, फाइन। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपको ये बात करनी है, इसकी बात करनी है, इसकी। आइए, तो आपको EP मिल गया है ना, देखिए EP मिल गया, EP ले लीजिए आप आराम से, बढ़िया से EP उठा लीजिए यहाँ से, और इनको अब कर दीजिए छोटी, बहुत देर हो गया देखते देखते, आप इसको हटाइए, ज़रा सा आराम करने दीजिए, इनको हटाइए। आइए, इस EP में एक टर्म ऐड करना है I नॉट RP, है ना, I नॉट यहाँ पर है, इसके पैरेलल में, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में आप लेंगे I नॉट RP। उसके बाद उसमें एक टर्म ऐड करना है इंडक्टिव वोल्टेज का, इससे परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर लेंगे आप यहाँ से, इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा आपका, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम टिल्ट करके रखते हैं, और ताकि बोर्ड पर आ भी जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। ये हमारा I नॉट RP आ गया, और यहाँ से 90 डिग्री पर एक हम लाइन खींचेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये 90 डिग्री पर चला गया, तो ये क्या लाइन होगा, ये हमारा होगा I नॉट XP। अब देखिए, इनका और इनका, इन तीनों का फेजर सम किसके बराबर है, तो वो बराबर है आपके किसके, यहाँ से लाइन खींचेंगे और ये आपका बराबर किसके है,
अब इसको आने दीजिए और इसको टच करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सो दिस विल बी योर V1, है ना। EP प्लस I0RP और प्लस IP, इस तीनों का जो फेजर सम है आपका वो V1 के बराबर आ गया, राइट। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर नो लोड सर्किट इंक्लूडिंग प्राइमरी लीकेज इम्पिडेंस, ये आ गया। अब अगर हम बात करें और हम अगर यहीं पर कहें कि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अगर हम लोड पर काउंट कर ले तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल, कुछ करना है नहीं, बहुत ही आसान है। और अगर टाइम होता है तो मैं भी करा देता हूँ आपको 6। चलिए मैं लैगिंग पावर फैक्टर का करा देता हूँ मैं भी। आइए अब हम चलते हैं फुल लोड, ठीक है, एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड फर्स्ट, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा V1 इज इक्वल टू EP प्लस IPRP प्लस J टाइम्स IPXP, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस IS IP, IP इज इक्वल टू I0 प्लस IS। अब यहाँ दोनों फ्लो करेगा और लास्ट क्या होगा, ES will be equal to V2 plus IS RS plus J times IS XS। इन तीनों इक्वेशंस को आपको प्लॉट करके दिखा देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना, आपका लोड कंडीशन में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज V1 RP J टाइम्स XP, दिस इज RC और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये JXM, ठीक है, दिस इज I0, ठीक है, ये आपका आ गया JXS एंड दिस इज RS और ये आपका V2 एंड दिस इज योर लोड। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैंने ये बताया हुआ है, तो देयर इज नथिंग। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लेकर जाइएगा फाई को, फिर कहाँ लेकर आइएगा ES और EP को लेकर आइएगा, 90 डिग्री से ये लैग करेंगे। आइए अगर हम I2 की बात करते हैं यानी कि IS की बात करते हैं, है ना, IS आवर लोड करंट, अगर इसको आप अगर ड्रॉ करें इसको तो ये क्या होगा, ये लैगिंग होगा, है ना, ये लैगिंग है यानी कि इसकी एंगल निगेटिव होगी, ये IS होगा और इसकी एंगल निगेटिव होगी, ऐसे ये होगा, ठीक है। तो निगेटिव एंगल को हमेशा हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव एंगल को मेजर करते हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर की। तो हमारा करंट जो होगा दिस इज योर लैगिंग पावर फैक्टर। अब बात आती है कि लैग कहाँ से करेगा, तो ये यहाँ से, लोड यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम V2 को ही प्लॉट कर लें। V2 हमारा कितना होगा, क्या V2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आइए यहाँ से देखिए। V2 विल बी इक्वल टू ES माइनस I2 R2 एंड I2 IS RS माइनस J टाइम्स IS XS। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा V2 डैश मैग्नीट्यूड और एक एंगल आपको निगेटिव एंगल मिलेगी, थीटा Z कह देता हूँ मैं, थीटा Z मिलेगी आपको निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो V2 है वो आपका यहाँ पर होगा, इस ES से लैग करेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू V2। हमेशा आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये V2, इस V2 से आपका ये लोड करंट लैग करेगा, तो लैग करेगा तो वो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा I2 आ गया, दिस इज आवर θ2 यानी कि लोड पावर फैक्टर, ठीक है। अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो V2 में सबसे पहले आपको IS RS, तो IS RS के लिए क्या कीजिएगा, IS RS के लिए इसमें दिस इज योर V2 और इसमें आप ये लाइन
I2 IS और RS आप इसमें ऐड कर दिएगा। ये दोनों वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वोल्टेज है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। यहाँ से इससे एक परपेंडिकुलर डालिएगा आप, तो ये परपेंडिकुलर आपको कहाँ जाके मिलेगा, ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ मिलेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपका क्या मिल गया, दिस इज IS एक्सेस। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी आ गया। फाइन, जब आपको सेकेंडरी मिल गया, अब आपको कहाँ आना है, प्राइमरी पर। एक बात याद रखिएगा, रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, IS and IP are both equal and opposite in nature, equal and opposite in nature, opposite in nature। ठीक है, अगर आपका ये IS है, दिस इज कॉल्ड, IS इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और IP को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कहा जाता है कि जितना आपका IS बढ़ता है ना, जितना IS बढ़ता है फ्लक्स को कम करने के लिए, उतना ही आपका IP बढ़ता है फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहे। ये फिनोमेना तब तक चलता है जब तक आपका ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं कर जाता। ठीक है, तो IS को हम डीमैग्नेटाइजिंग, इसका मतलब कि ये फ्लक्स को कम करेगा, और IP को कहते हैं कि दिस इज मैग्नेटाइजिंग, यानी कि फ्लक्स को आपको बढ़ाएगा। तो दोनों की अलग ने, हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर 180 डिग्री पर शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या होगा हमारा IS डैश। इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो या तो इसको AIS कर देंगे, या तो इसको IS/A कर देंगे। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के यूज से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। फाइन, ये हमारा पार्ट पूरा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम EP को लेंगे, ये दोनों पार्ट बराबर है, तो यहाँ से हम EP के बराबर एक इक्वल एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन को हम लेंगे -EP के इक्विवेलेंट, इसको हम नाम देते हैं V1 डैश। ये हमारा -EP के बराबर होगा, ये हमारा -EP के बराबर एक हमने लाइन खींच ली, ये हमारा V1 डैश होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड में ये EP के बराबर होगा। फाइन, जब EP के बराबर होगा तो IC हमारा क्या होगा, सो दिस विल बी आवर IC। हमारा IM क्या होगा, तो EP से 90 डिग्री पर लैग करेगा, दिस इज हमारा, ये क्या होगा, दिस इज द फेजर सम ऑफ, दिस इज द फेजर सम ऑफ I0 का आपका फेजर सम आ गया ये। ठीक है, अच्छा ये तो प्राइमरी वाली है ना, ये हमने लिखा नहीं है, I0 इज इक्वल टू IC प्लस IM, ये हमने लिख दिया, ये हमारा फेजर सम आ गया। अब देखिए, ये आपका IP किसके बराबर था, तो IP IS के बराबर था और I0 के बराबर था, और आपने क्या किया, IS को यहाँ ट्रांसफर करके पहुंचा दिया, और I0 भी आपको मिल गया। इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो IP का बराबर होगा, तो आप इनका फेजर सम ले ही लीजिए। ये एक पैरेलल लाइन खींचिए यहाँ से, और इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचिए, और इन दोनों भाइयों को मिला दीजिए। ये क्या मिलेगा आपको, ये बढ़िया सा मिल गया, और ये आपको मिल गया IP, यानी कि प्राइमरी करंट मिल गया। नाउ प्राइमरी करंट इज I0 प्लस फेजर सम ऑफ IS डैश। ये इसको याद रखिएगा, इसको मैं दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करके, तब आपको और मजा आएगा। ये IS नहीं है, IS डैश है, यानी कि सेकेंडरी से प्राइमरी पर लेकर आएंगे आप इसको IS डैश को। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि दिस इज द फेजर सम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं आप, IP इज इक्वल टू I0 प्लस IS/A कर सकते हैं, और A इंटू IS कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया है IS डैश। ठीक है, अब हम इसको छोड़ के सबको हम रब कर रहे हैं, सब हटा रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब हमने यहाँ से गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, हटाइए यहाँ से, रिमेंबर को भी हटाइए। क्या बचा,
सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच आ गया आपके पास, ठीक ना। अब क्या बचा, प्राइमरी यानी कि ये वाला। सो भाई मेरे ईपी आपको मिल चुका है, इसमें आईपी और आरपी लेना है। तो ईपी में आईपी आरपी जोड़ने के लिए इस लाइन के पैरेलल में क्या लेंगे आप, आईपी एंड आरपी ले लिया, बढ़िया, झकास, बहुत अच्छे, ये आपने ले लिया। इसमें आईपी एक्सपी जोड़ना है, तो यहां से 90 डिग्री एक लाइन खींचेंगे, ये आपका जाएगा आईपी और एक्सपी, ठीक है, बढ़िया। ईपी आईपी आरपी जे एक्सपी, इसका फेजर सम किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा। तो यहां से एक लाइन खींच देंगे, ये सीधे यहां जाएगा, और एक लाइन प्यारा सा खींचेंगे, मेरे को प्यारा सा लाइन खींचे नहीं आता, दिस इज योर V1 पार, V1 डैश, ठीक है। एंड दिस फिनिशेज योर फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर। फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। अब हम ड्रॉ करेंगे यूनिटी के लिए और हम ड्रॉ करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेजर डायग्राम, फाइन। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, किसी पॉइंट पे डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। Thank you very much. Bye bye and take care.